तो किसी को कुछ भी नहीं पूछना टैक्स सेशन में? सर ये पीजीबीपी वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करा देंगे? सर कौन सा वाला? पीजीबीपी, प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अच्छा, सेक्शन 28 वाला ना? ठीक है सर, मैं नोट्स भी शेयर कर दे रहा हूँ और वो भी बता दे रहा हूँ, बस एक सेकंड आप दीजिए। Is it visible to everyone? देखिए यहाँ जैसा कि मेंशन है, प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस और प्रोफेशन इज टैक्सेबल। लाइक जो भी आप प्रॉफिट एंड गेनिंग कर रहे हो बाय एनी बिजनेस और बाय एनी प्रोफेशन, तो वो अगर टैक्स के वेरिएशन में आ रहा है या टैक्स के फॉर्म में आ रहा है, टैक्स फॉर्म इन द सेंस कि टैक्स के एरिया में आ रहा है, तो उस पर टैक्स इम्पोज होगा। ओके, तो सेक्शन 28 कह रहा है कि दिस सेक्शन स्पेसिफाई द वेरियस कैटेगरीज ऑफ इनकम। लाइक बहुत सारी टाइप्स की इनकम हमें होती है दैट आर डीम्ड टू बी प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस। लाइक उन सारे इनकम को प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस के मतलब उन सारे बिजनेस के थ्रू जो प्रॉफिट एंड जो गेन हो रहा है, मतलब वो किसी प्रोफेशन या किसी भी बिजनेस से हो सकता है, दैट इज अ टैक्सेबल। लाइक बाई प्रोफेशन बाई बिजनेस अगर आपको कोई प्रॉफिट एंड कोई भी गेन हो रहा है तो वो टैक्सेबल होगा। ये मल्टीपल टाइप की होती है। ओके, जैसे कि इसमें पहला आ रहा है प्रॉफिट एंड गेन बाय एनी बिजनेस और प्रोफेशन। ओके, जैसे कि इसमें आप कोई भी बिजनेस या कोई भी प्रोफेशन थ्रू अर्न कर रहे हो, और ये भी कह रहा है इसमें कि आप कोई कंपनसेशन या अदर ड्यू, मतलब कोई कंपनसेशन आप रिसीव कर रहे हो और कोई अगर आपकी पेमेंट ड्यू है वो आपको रिसीव हुआ, सो दैट इज ऑल टैक्सेबल नेचर। ओके, इसमें कह रहा है कि मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और रिसीवर ऑफ कंपनी, ये सारे लोग आते हैं। लाइक इन सारे लोगों पे एप्लीकेबल होगा। लाइक अगर कोई मैनेजिंग एजेंट हो गया कंपनी का, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, रिसीवर ऑफ कंपनी, ये सब अगर कोई कंपनसेशन या कोई ड्यू रिसीव करते हैं एंड टैक्स के स्लैब में आता है, तो दैट इज अ टैक्सेबल नेचर। एक बार पहले आप पहला इसका डेफिनेशन और ये देख लीजिए, अगर इस पे कोई डाउट ना हो तो हम आगे बढ़े। क्लियर है सर? यस सर। ओके, फर्दर कह रहा है एनी पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस इन कंपनी और अदर एसोसिएशन। लाइक कोई पर्सन की कोई कंपनी है, उसके थ्रू जो प्रॉफिट हो रहा है, कोई कंपनसेशन उसे रिसीव हुआ है, किसी उसके जो एसोसिएशन लाइक उससे रिलेटेड कोई कंपनी है, लाइक उसी की कोई एसोसिएट कंपनी है, उससे कोई कंपनसेशन कोई ड्यू रिसीव हुआ, तो वो भी टैक्सेबल नेचर है। फर्दर कह रहा है बाय ट्रेड, बाय प्रोफेशनल और सिमिलर ओके एसोसिएशन, लाइक व्यापार के थ्रू प्रॉफिट, बाय किसी प्रोफेशन थ्रू प्रॉफिट, जैसे आप सिंगर है, डांसर है, उसके थ्रू कोई प्रॉफिट हुआ, या उसके जैसा कोई सिमिलर एसोसिएशन आपका चल रहा है, उससे कोई प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज आल्सो टैक्सेबल नेचर। फर्दर कह रहा है द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट ऑफ प्री रिक्विजिट्स वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी। लाइक कोई चीज अगर मनी के फॉर्म में कन्वर्टेबल नहीं है, बट वो एक तरीके से जैसे आपको गोल्ड रिवार्ड में मिला, ऐसा कुछ भी मिला, दैट इज नॉट अ मनी, बट वो मनी में कन्वर्ट हो सकता है, सो दैट इज आल्सो अ टैक्सेबल नेचर। नेक्स्ट कह रहा है
एनी इंटरेस्ट सैलरी बोनस, लाइक जो आपको सैलरी इंटरेस्ट एंड बोनस रेम्यूनरेशन जो आपको चीज़ें मतलब चीज़ें पैसे मिलते हैं, ये सारी चीज़ें टैक्सेबल है। एक बार थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप सब देख लीजिए, कोई डाउट तो नहीं है। ओके क्लियर है? क्लियर टू एवरीवन? सर कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके, नेक्स्ट हमारा जैसे कह रहा है कि आप लिख सकते हैं 6 नंबर पे, एनी सम रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और एनी काइंड अंडर एनी एग्रीमेंट। लाइक अंडर एनी एग्रीमेंट आपको कोई कैश या कोई पैसा मिल रहा है जो टैक्सेशन के स्लैब में आ रहा है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द टैक्स। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस, लाइक आप यहाँ पे कह रहा है दिस रिस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम एनी कंपीटिंग विद द पेयर। ऐसे होता है ना कि आप बाय कॉन्ट्रैक्ट किसी को कोई मतलब पैसा दिए, उससे बोले कि इंडिविजुअल आपको ये काम नहीं करना है, और उसके लिए अगर आप कोई पैसा दे रहे हो तो वो भी टैक्सेबल इन नेचर है। अभी मैं एग्जांपल इसका देता हूँ। अच्छा, आप सबको कोई ऐसा आइडिया है कि जहाँ पे मतलब कह रहा है कि दिस रिस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम एनी कंपीटिंग विद द पेयर, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? जैसे कि क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट? नहीं क्लियर हो रहा सर, एग्जांपल के साथ। वॉइस इज नॉट ऑडिबल। क्या कह रहे हैं सर? सर क्लियर नहीं हो रहा, आप थोड़ा एग्जांपल के साथ में बताइए। सर कह रहे आवाज ब्रेक हो रही है। सर नहीं क्लियर नहीं हो रहा, तो आप थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा देखिए, यहाँ पे कह रहा है एनी सम रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और काइंड, लाइक कैश के अलावा किसी फॉर्म में आपको रिसीव हुआ कोई सम, अंडर एन एग्रीमेंट फॉर, वो एग्रीमेंट किसके लिए हुआ था? 3 चीजें हैं, पॉइंट है। हाँ जी, वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है क्या? हेलो, आ रही है। अच्छा, अब जो एग्रीमेंट हुआ था वो है नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस, पहला। दूसरा कह रहा है नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क। थर्ड कह रहा है हाउ दिस डज नॉट अप्लाई एग्रीमेंट वेयर द सोल पर्पस ऑफ रिस्ट्रेंट ट्रेड। तो मेरा ये पूछने का मतलब है कि ये जो ऊपर के 2 पॉइंट है वो किस तरीके से लीगल है? आप कैसे किसी को रिस्ट्रेन करके पैसे दे सकते हो? डू यू हैव एनी एग्जांपल्स, एनीवन? सर टारगेट अचीव करने पर जैसे डीलर को होलसेलर देता है कि आप इतना माल बेचोगे तो फिर आपको इतना एक्स्ट्रा ये मिलेगा। जस्ट अपोजिट है ना, ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, कह रहा है कि नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस, लाइक आप किसी से कह रहे हो नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस, देन आई विल पे यू। So how it is valid? Explain this thing. आप इस तरह का बिजनेस मेरे एरिया में नहीं करोगे तो मैं आपको ये दूंगा, इंसेंटिव दूंगा कि अगर आप मेरे जैसा बिजनेस नहीं करेंगे। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में इसमें ये है कि अगर जैसे कि सेम 2 प्रोडक्ट रहते हैं और डिफरेंट ब्रांड रहता है, तो उसमें कंपनी के बीच में टाई अप रहता है कि आप जो है सेम प्रोडक्ट इस लोकेलिटी में सेल आउट नहीं करेंगे, या फिर आप जो है एक डिस्टेंस के बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इन दैट केस आई विल पे यू कंपनी। ठीक है। इवन देन आप ऐसे समझो कि जो आप रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, दैट रेस्ट्रिक्शन शुड बी रीजनेबल। अगर वो रीजनेबल है, ओके, एंड आपके एक जो कंपटीशन एक्ट है उसके अगेंस्ट नहीं है, लाइक सेक्शन 27 जैसा कॉन्ट्रैक्ट है कि आप ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट नहीं करो, बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आप लगा सकते हो। दैट रिस्ट्रिक्शन इज वैलिड बिकॉज यू आर पेइंग कंसिडरेशन फॉर दैट रिस्ट्रिक्शन, but that restriction should be valid and object and consideration also valid, okay?
देन वो रिस्ट्रिक्शन आपका मतलब वैलिड होगा, और जो कंपनसेशन आप उसके बदले दे रहे हो दैट इज द टैक्सेबल नेचर। फिर वही हो गया सेकंड वाला भी। थर्ड वाला तो ये कह रहा है कि आप ऐसा ही रिस्ट्रिक्शन लगाओगे जो कि ट्रेड के अगेंस्ट ना हो। ठीक, तीनों पॉइंट्स देखो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। कौन सा वाला रिपीट करना है? ये टैक्स चल रहा है, ये क्या कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है? नहीं सर, टैक्स चल रहा है। टैक्स का सेक्शन 28 चल रहा है, उसमें ये है कि बाय प्रोफेशन बाय बिजनेस कोई आप प्रॉफिट अर्न करते हो, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ टैक्सेबल। ओके सर। ये एक दो पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ऊपर एक दो पॉइंट्स हैं, मैं थोड़ा सा हेडिंग आपको दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ है सर, सेक्शन 28। ये 28 से स्टार्ट किया है ना आपने? आई थिंक इतना सबको क्लियर होगा ना। ये है, आगे बढ़े। इतना क्लियर है सबको, आगे बढ़े। चलिए 6 के बाद आपका 7 पॉइंट आता है। 7 पॉइंट कह रहा है एनी प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ अ लाइसेंस ग्रांटेड अंडर द कंट्रोल ऑर्डर एक्ट 1955। लाइक अगर आप, अच्छा आप अपना लाइसेंस क्या दूसरे को सेल कर सकते हो? एनीवन हैव एनी एग्जांपल? जी कर सकते हैं सर। जैसे एग्जांपल कोई लाइसेंस जो आप सेल कर सकते हैं। अगर जैसे लिकर का लाइसेंस मिलता है 1 ईयर के लिए, यू कैन ट्रांसफर या सबलेट दैट लाइसेंस टू द अनदर टू सेल द लिकर ऑन द स्पेसिफिक एरिया और स्पेसिफिक शॉप। ठीक है भाई, आपका 7 कह रहा था। 8 कह रहा है कि अगर आप कोई जैसे कि विद कंसिडरेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसिंग हाइट या प्रोसेस एनी आर्टिकल या बिजनेस कैरी ऑन करने का राइट किसी को देते हो, दैट इज लाइक उस पर आपको पैसा मिल रहा है, सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द टैक्सेबल। ओके, 8 भी देख लीजिए। थोड़े बड़े पॉइंट्स हैं, लेकिन डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। Is it clear? एट नंबर क्लियर है ना? क्या कहना चाह रहा है? 9 पॉइंट कह रहा है एनी इनकम रेफर्ड इन क्लॉज, जैसे कि दूसरा क्लॉज है, जैसे इसमें आता है प्रॉफिट फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स। तो अगर आपको भाई कार्बन क्रेडिट ट्रांसफर करके जो पैसा मिल रहा है दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द टैक्सेबल। फर्दर कह रहा है कि एनी सम रिसीव्ड ऑन अकाउंट एनी कैपिटल एसेट्स अदर देन लैंड गुड और विल फाइनेंशियल एसेट्स बिहाइंड द डेमोलिश्ड डिस्ट्रॉयड और डिस्कार्डेड। लाइक जैसे कि कोई डेमोलिश कोई डिस्ट्रॉय आपके एसेट्स कैपिटल एसेट्स को किया गया, उससे जो पैसा मिला आपको दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द टैक्सेबल। नेक्स्ट कह रहा है कि सर माइक ऑफ कर लीजिए। लाइक बाय बिजनेस एक्टिविटी कोई आपको प्रॉफिट हो रहा है दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द टैक्सेबल। एंड फर्दर नेक्स्ट इसमें कह रहा है
sum received or any sum received by an assessee from the employees as a contribution, मतलब provident fund के through आपको जो पैसा है that is also part of the taxable. 13 में कह रहा है कि इंश्योरेंस क्लेम के थ्रू एंड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आपको कोई पैसा मिला, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द टैक्सेबल। एक बार 9 से लेकर 30 तक सारे पॉइंट्स आप लोग रिवाइज कर लें। माइक ऑफ कर लीजिए। क्लियर है सारे पॉइंट्स? आप सब बोल ही नहीं रहे हैं। क्लियर है सर? क्लियर है, क्लियर है, आप बढ़िया सर। ठीक है ठीक है। सर ये तो वाला तो क्लियर हो गया। इसके अलावा एक सर डीम्ड इनकम ड्राइव एंड अराइज इन इंडिया, वो कौन सा टॉपिक बता देंगे सर? बता देंगे, एक बार देख लेते हैं कौन सा सेक्शन का ये टॉपिक है, फिर बताते हैं आपको ना। डीम्ड इनकम आप पूछ रहे हैं? हाँ, डीम्ड इनकम अराइज इन इंडिया कौन सा सेक्शन का है ये सर? सेक्शन तो मेरे को भी याद सर, ये मैंने पढ़ा था तो वो क्लियर नहीं हो रहा था सर। जो मतलब उसमें ये था कि आपका जो है इनकम इंडिया के बाहर जो है आपने किया है। क्वेश्चन मैं समझ गया, आप क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन क्या कह रहे थे आप? इसमें ये है कि वो मतलब एक कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए इसमें। इनकम डीम्ड अराइज इन इंडिया विल बी टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इन इंडिया। डीम्ड इनकम आप बोल रहे, डीम्ड इनकम अराइजेस इन इंडिया इज टैक्सेबल, यही है ना? यस सर। मैं बता दे रहा हूँ डीम्ड इनकम क्या होगी और दिस इज अ पार्ट ऑफ टैक्सेशन और नॉट। अच्छा, बाकी लोग ना बोलते हैं ना पूछते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो डीम्ड इनकम है ना, सो डीम्ड इनकम पहले तो आप लिख लीजिए सेक्शन से, पहले चीज आपके सिलेबस में नहीं है डायरेक्ट है, लेकिन फिर भी आपने पूछा, देख लेते हैं इसको। तो डीम्ड इनकम आपका सेक्शन 68 टू 69 कैपिटल डी में मेंशन है। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है डीम्ड इनकम रेफर टू सर्टेन रिसिप्ट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दैट आर ट्रीटेड एज अ टैक्सेबल। ओके, लाइक डीम्ड इनकम में क्या कह रहा है कि इट रेफर सर्टेन रिसिप्ट या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, लाइक तरीके से जैसे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के 10 लाख का रिसिप्ट आपके पास है, या कोई ट्रांजैक्शन किया 10 लाख का रिसिप्ट आपके पास है, so that receipt is also treated as a taxable under the income tax act. फर्दर कह रहा है इवन इफ दे आर नॉट इनकम, लाइक वो इनकम नहीं है बट वो कन्वेंसेबल सेंस में उसे डीम्ड इनकम माना जाएगा एंड पार्ट ऑफ द टैक्सेशन होगा, लाइक ट्रीटेड एज अ टैक्सेबल इनकम। एंड फर्दर कह रहा है द पर्पज ऑफ दिस प्रोविजन इज प्रिवेंट टू टैक्स इवेजन, लाइक इसको इसलिए लाया गया, जैसे कि आप ऐसे समझो कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए आ गया, ठीक, और आप बोल रहे हो नहीं उनका पैसा है, या आप जानते हो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए लोग इधर उधर बहुत चीज करते हैं,
और कहते नहीं मेरा पैसा नहीं है, बट अब रिसिप्ट शो हो रहा है, ट्रांजेक्शन शो हो रहा है आपके अकाउंट में, 10 लाख रुपए आप में आया है, और उस 10 लाख रुपए का आप प्रॉपर डिटेल नहीं दे पाते हो, कैसे आया, क्यों आया है, क्या है, सो दैट इज कंसीडर एज अ डिम्ड इनकम, एंड दैट डिम्ड इनकम इज टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। लाइक वो आपकी चीजें, वो इनकम आपकी टैक्सेबल होगी। ओके, आजकल ये बहुत चलता है, इवन अब पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब कर दिया गया कि जैसे कोई शॉप की दुकान किसी की अगर 20 लाख प्लस से जाता है, सो वो भी इनकम का पार्ट माना जाएगा, लाइक दैट इज अ डिम्ड इनकम है, वो भी टैक्सेबल नेचर में होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आप में 1 करोड़ रुपए आ गया, आपने बोला अरे किसी ने डाल दिया था, मेरे पापा का रिलेटिव का था, अगर वो सही आप मतलब इंफॉर्मेशन या सही आप चीज नहीं दे पाए तो भी वो डिम्ड इनकम होगा, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, और उस पर जितना भी अप्रोप्रिएट टैक्स जो भी लगेगा 10, 5%, 20%, वो आपका उस पर इम्पोज होगा, आपको पे करना पड़ेगा। दैट इज अ डिम्ड इनकम एंड इट इज अ टैक्सेबल according to the Indian Tax Act under section 68 to 69 capital D. Is it clear? Yes sir. और इसमें जो क्वेश्चन चाहिए और कुछ ये तो क्लियर है सर। दूसरा सर ये पूछना था, ये पीजीबीपी में अपना जो है सेक्शन 44 भी कवर होगा क्या इसका? सेक्शन 44 कह रहे हैं आप? हाँ, 41 से 44 भी आएंगे क्या, है क्या आपके सिलेबस में? मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड। नहीं, ये सिलेबस में नहीं है ना, देख लेते हैं सर। नहीं सर, 41 नहीं, 45, 46, 54 है, ये 3 सेक्शन है। 41 है सर? नहीं, 45, 46, 54। अच्छा, ये है। और सर एक ये जैसा सैलरी में आपने बताया था, ये अपना परक्विजिट और फ्रिंज बेनिफिट, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे सर? आप एग्जैक्ट क्वेश्चन बताएंगे तब हम समझ पाएंगे ना, मतलब क्या एग्जैक्ट आप पूछे, आप क्या मतलब पूछना चाह रहे हो, पॉइंट बताएंगे तभी हम समझ पाएंगे। फिर उसका क्वेश्चन था डिफाइन और एक्सप्लेन अबाउट परक्विजिट एंड फ्रिंज बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। सर आपकी सही वॉइस नहीं आ रही, आपने टाइप कर दीजिए, मतलब बहुत ब्रेक हो रही, बहुत स्लो भी आ रही वॉइस। सर एक इसमें ये था कि आपका बेनिफिट्स डिफाइन अबाउट द फ्रिंज बेनिफिट एंड परक्विजिट सर। आप टाइप कर दीजिए सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या करें, आप टाइप कर दीजिए। क्वेश्चन हाँ मैं टाइप करता हूँ सर, आप जो है कंटिन्यू कीजिए। हाँ आप टाइप कर दीजिए, मैं रीड करके समझ लो। क्वेश्चन फॉर्म में टाइप करिएगा, मतलब क्लियर रहे ये आप पूछना चाह रहे हैं। सर कल आपने जो नोट्स डाले नहीं कहा उसके? मैंने सब भेजा था सर को, पूछिए इनसे। सर ये जो कल आपने कॉन्ट्रैक्ट में एक सिलेबस लिखवाया था हमें कि इतना करके जाना है, ऐसा कुछ टेक्स्ट में भी है तो लिखवा दे सर, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि क्लास तो कर ही नहीं ना। हाँ वो बता दीजिए, आप क्वेश्चन टाइप करके भेज दीजिए। सर चैट में मैसेज कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को। अच्छा व्हाट्सएप पे भी जाए, व्हाट्सएप पे भी नहीं दिख रहा है। सर मैंने किया, एक बार देखिए। प्रीरिक्विजिट्स एंड फ्रिंज बेनिफिट। अच्छा ठीक है, एक देखते हैं कौन सा टॉपिक है।
ये सर सेक्शन 2 या फिर 10 के अंदर आएगा सर, ये वाला सैलरी का पार्ट सैलरी के अंदर कवर होगा। सिलेबस में इनकम वर्ड है, इनकम है, पर्सन है, फॉर्म ऐसे इसको बताता हूँ। एक्चुअली आपकी आवाज कट रही है सर अब तो। बस एक सेकंड सर, एक सेकंड बता रहा है, देख मैं कौन सा उसमें टॉपिक या सिलेबस में आ रहा है। ओके सर, जो हमारी डेफिनेशन क्लॉज है उसमें दिख नहीं रहा है। इनकम तो वर्ड दिया है बट स्पेशली जो आपने पूछा है वो नहीं दिया है। एक सेकंड आप दीजिए बस। सर आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखवा दीजिए, मिश्रा जी जो कह रहे थे। सर वो लिखवा रहे, बस इनका एक सेकंड बता दें, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए एक्चुअली जो टर्म प्री रिक्वेसाइट्स है एंड जो फ्रिज बेनिफिट है, तो पहले तो आप लिख लीजिए कि ये आपका सैलरी, जो सैलरी मतलब जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसी के सेक्शन 17 के क्लॉज 2 में, आप नोट्स में देखेंगे तो उसमें है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है ये समझते हैं। कह रहा है कि प्री रिक्वेसाइट्स एंड फ्रिज बेनिफिट are often used interchangeable in the context of the employment benefit। मतलब एक तरीके से इंटरचेंजेबल नेचर में होता है, लाइक कभी फ्रीज इनकम या प्री रिक्वेसाइट्स बोल दिए, बट ये किस कंटेक्स्ट में है, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। लाइक जो बेनिफिट्स होते हैं, मतलब इसमें लिखा भी प्री रिक्वायर्ड एंड फ्रिज बेनिफिट। सो ये एक टाइप का बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर होता है, सॉरी एम्प्लॉय होता है, फिर वो अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइडेड बाय, अच्छा नहीं, एम्प्लॉय तो मालिक हो गया, एम्प्लॉयर आपका नौकर हो गया, तो एम्प्लॉय होता है जो कि अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करता है इन एडिशन टू देयर रेगुलर सैलरी और वेजेस। मतलब कि प्री रिक्वायर्ड्स एंड फ्रिज बेनिफिट मतलब दोनों एक ही जैसे वर्ड है। एंड दूसरा चीज कि इट्स अ बेनिफिट, लाइक जैसे कि कभी बेनिफिट होता है तो सरप्लस देते हैं, कभी बेनिफिट होता है तो बोनस देते हैं। वैसे ये भी है कि जब भी एम्प्लॉयर को बेनिफिट होता है तो वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी एंड वेजेस के फॉर्म में इस चीज को प्रोवाइड करता है। एंड यहाँ पे इसको बताने का मतलब ये है कि प्री रिक्वेसाइट्स एंड फ्रिज बेनिफिट is also taxable nature and it's a part of the salary and it is given section 17 clause 2, 17 like 17 के clause 2 में ये दिया गया है। एंड इसमें ये भी बताया गया है कि फ्रिज बेनिफिट इज टैक्सेबल नेचर which was levied employer for certain fringe benefit provided to employee। लाइक वही होता है ना, सर्टेन जो फ्रिज बेनिफिट हुआ तो उनमें से कुछ फंड मतलब एक इक्वल अमाउंट में उनको दिया जाता है, क्या नाम है, एम्प्लॉइज को दिया जाता है, और दैट इज पार्ट ऑफ द टैक्सेबल। बट एक चीज अब ये ध्यान रखिएगा सर, ये मिस्टर सिन्हा शायद ट्राई कर रहे हैं। अच्छा मैं देखता हूँ, हाँ 2-3 लोगों का दिख रहा है, मैं ऐड करता हूँ उनको। कोमल सर है, विजय सर है, एडमिट हो गए। ओके और इसमें ये कह रहा है इस टॉपिक में, एक सेकेंड, हाँ लाइक एक बार ये अबॉलिश भी हो गया था फ्रॉम 2009 बट द कॉन्सेप्ट टैक्सिंग दिस बेनिफिट रिमेन्स नाउ मोस्ट दिस बेनिफिट टैक्सेबल। लाइक मतलब कुछ टाइम के लिए इसे अबॉलिश कर दिया गया था बट प्रेजेंट टाइम में इट इज अ पार्ट ऑफ द टैक्सेबल एंड ये सैलरी का ही पार्ट होता है। तो आपको बस ये समझना है, जैसे अगर क्वेश्चन आता है तो प्री रिक्वेसाइट्स एंड फ्रिंग बेनिफिट इज अ पार्ट ऑफ टैक्सेबल एंड दिस इज गिवन इन सैलरीज
लाइक सैलरीज का ही पार्ट माना जाएगा एंड इस पे टैक्स इम्पोज होगा। और इसमें मतलब दैट इज द टाइप ऑफ द प्रॉफिट which earned by the employer, and after earning it must be distributed between employees, all employees आप कह सकते हो, सारे employees में मतलब जो वर्किंग है उस एरिया जोन में उनको उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब फर्दर हम देखते हैं कि प्री रिक्विजिट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, क्योंकि अभी तो हमने प्री रिक्विजिट्स एंड दूसरा वर्ड हमने फ्रिंज जो वर्ड देखा, अभी तो हमने वर्ड देखा कि ये दोनों एक टाइप के बेनिफिट होते हैं जिसपे टैक्स इम्पोज होता है। बट प्री रिक्विजिट्स में क्या क्या इंक्लूड है, जैसे पहला है रेंट फ्री अकोमोडेशन। ओके, लाइक आपको अकोमोडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया, दैट इज ए प्री रिक्विजिट्स। जैसे आप जॉब करने के लिए कहीं गए, कहीं पढ़ाने के लिए गए, या आप IAS पोस्ट ज्वाइन किए तो आपको अकोमोडेशन मिलता है, दैट इज द प्री रिक्विजिट्स, दैट इज द पार्ट ऑफ द सैलरी एंड ये एम्प्लॉयर के थ्रू एम्प्लॉय को दिया जाएगा, ये भी सैलरी का पार्ट होगा विच इज गिवन सेक्शन 70 क्लॉज 2। पहला फ्री अकोमोडेशन हो गया। दूसरा हो गया कंसेशन, मतलब रेंट आपको कंसेशन पे मिला, दैट इज आल्सो प्री रिक्विजिट्स। ओके, इसके अलावा कुछ अगर एम्प्लॉयर के थ्रू एम्प्लॉय को कुछ अमाउंट पे किया गया, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द प्री रिक्विजिट्स। तो यही सारी चीजें इसमें कंसेशन एंड कुछ बेनिफिट जो एक तरीके से एम्प्लॉयर को मतलब एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, वही है आपका फ्रिंग एंड प्री रिक्विजिट्स इनकम, दैट इज द पार्ट ऑफ द टैक्सेबल एंड इट्स कम अंडर द सैलरी। बट इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, लाइक इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई पर्सन 20%, जैसे कंपनी की बात करें, कोई पर्सन 20% तक प्री रिक्वायर्ड सारी चीज़ों को होल्ड करता है तो उसको वोटिंग पावर मिल जाता है। फिलहाल ये बहुत डीप डाउन चीज़ें हो जाएंगी। तो प्री रिक्विजिट्स एंड फ्रिंज आप समझ गए ना, वो बेनिफिट होता है, कंसेशन होता है, या फ्री अकोमोडेशन या फ्री कोई चीज़ बाय ऑनर टू अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है, एंड दैट्स कम अंडर द सैलरी एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द टैक्स। क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर, आगे बढ़िए। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे गिफ्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और मेडिकल एक्सपेंसेस हो गया, फ्रिंग एंड प्री रिक्विजिट्स, ये सारे मतलब इन सारी चीजों को इंक्लूड करता है। ठीक, चलो अब इसमें हम आप सबको इम्पोर्टेंट वाला बताने वाले थे तो वो बता देते हैं। तो इम्पोर्टेंट में पर मैं सिलेबस ओपन कर लूँ। हाँ, तो देखिए पहला ना आप ये मान के चलिए कि पहले में जैसे कि ये डिफरेंशिएशन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स एंड टैक्स एंड फीस, आप मान चलो कि पहले में से इंट्रोडक्शन में से ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, हिस्ट्री अगर आपसे पूछे तो हिस्ट्री तो आप मतलब बताओगे ही कि मतलब टैक्स हमारे ऐसा नहीं कि अभी से चल रहा है, एंशिएंट टाइम से चल रहा है। और ऑब्जेक्ट टैक्स का लगाने के पीछे क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ये है कि सोर्स ऑफ इनकम होते हैं जिससे कि गवर्नमेंट अपने कंट्री के वेलफेयर के लिए काम करती है। तो हिस्ट्री एंड ऑब्जेक्ट तो आपको बताना ही है, वो तो आप ऐसे लिख लोगे। बट जो मेन है वो आपका टैक्स एंड लाइक डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर वो आपको पहले से पता है। एंड टैक्स फीस में भी डिफरेंशिएशन, ये भी आपको पहले से पता है। ठीक, सिर्फ आप डिफरेंशिएशन देखिएगा, डेफिनेशन एसेंशियल एलिमेंट नहीं, सिर्फ डिफरेंशिएशन, क्योंकि उससे आप सारी चीजों को कवर कर ले जाओगे। ओके, पहला ये क्लियर है? इज इट क्लियर? क्लियर। डेफिनेशन के रूप में आप दो चीज जरूर देखिएगा, एक एसएसी देखिएगा, एक एग्रीकल्चर इनकम देखिएगा। दो डेफिनेशन आप जरूर देखिएगा, बाकी टाइम मिले तो आप एक बार समझ लीजिएगा कौन सा क्या है, लेकिन दो आप देख करके जाएंगे, एसएसी एंड एग्रीकल्चरल इनकम। ओके, अब इसके बाद आते हैं। ठीक, एक सेकंड, अभी और भी बच्चे आ रहे हैं। चंद्रशेखर शिवासर सिंह सर। ठीक, तो आपने दो डेफिनेशन क्लॉज में से देख लिया, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद देखिए आप पहला तो सैलरी को मार्क करिए, रेजिडेंस, मतलब सैलरी में ना आप समझिएगा कि सैलरी किन किन चीजों को माना गया है। ठीक, सैलरी रेजिडेंस आप दोनों मार्क करिएगा, एंड सैलरी रेजिडेंस
एंड तीसरा नंबर है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये फोर्थ हो गया। मतलब इनको समझिएगा, ऐसा नहीं कि आप रटने के चक्कर में बैठ जाइए। और बिजनेस एक्सपेंडिचर एंड लॉस, ये आप देख लीजिए। बाकी थोड़ा बहुत, अच्छा एक और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी आप देख लीजिएगा, बस हो गया। रेजिडेंस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी तो आपको पहले से ही पता है। और इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि बहुत आपका लिमिटेड सिलेबस है, मतलब लेंदी बहुत है अंदर से, लेकिन बहुत क्लियर कट है। लाइक रेजिडेंस क्या आप समझ लो बस, सैलरी क्या है आप समझ लो बस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या है बस समझना है। आप टॉपिक समझ लेना सारे, कि वो आपका ना हो, लेकिन जो आपको लर्न करना है, टैक्स एंड इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंशिएशन, टैक्स एंड फीस में डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन आप लर्न करोगे तो आप सब लिख ले जाओगे। डेफिनेशन क्लॉज में आपको एसएससी एग्रीकल्चर इनकम का डेफिनेशन आपको अच्छे से देख के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन पर्पज से आपका रेजिडेंस हो गया, सैलरी चलो आपको पता है इसलिए मैं मार्क नहीं करवा रहा हूँ। रेजिडेंस आपका हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आपका हो गया। 3 क्वेश्चंस एंड 3 के बाद बिजनेस फ्रॉम नहीं है, कैपिटल गेन्स ये भी नहीं सर, कैपिटल गेन भी आएगा इसमें, सेक्शन 45 और 54। कैपिटल गेन ठीक है, आप यही 4 मार्क कर लीजिए, 5 मार्क कर लीजिए, हो गया। रेजिडेंस, सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, मतलब इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा जितना बताया 5 ये, और ऊपर से जो डेफिनेशन क्लॉज और 2 डिफरेंशिएशन, और बाकी मतलब कुछ भी आएगा तो आप कर ले जाओगे। लेकिन हाँ, आप ना ये ध्यान रखिएगा कि एग्जैक्ट आपको मीनिंग पता हो। जैसे कि उसने कैपिटल गेन पूछ लिया, कोई नहीं पढ़ेगा। सर ये डिप्रिसिएशन भी है क्या इसमें? कौन सा डिप्रिसिएशन, कौन सा वाला टॉपिक आप कह रहे हैं? हाँ है, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन है। हाँ, डिप्रिसिएशन अलाउंसेस आपका है, सेक्शन गिवन इन सेक्शन 32 में। इसको पढ़ा दूं, कोई डाउट है तो? हेलो, हाँ सर पढ़ा दो थोड़ा सा। ठीक है, इसमें पहले तो आप बताएंगे इट इज गिवन अंडर सेक्शन 32 एंड ये कह रहा है कि depreciation allowances allow for a deduction on account of the depreciation of the asset used for the purpose of business or profession। ये क्या कह रहा है कि ये आपके डिडक्शन को अलाउ कर रहा है ऑन अकाउंट ऑफ फॉर डिडक्शन ऑफ द अकाउंट ऑफ द डिप्रिसिएशन ऑफ द एसेट्स। लाइक अच्छा, मैंने आप सब में से किसी से पूछा भी था, जैसे कि कोई आपकी एसेट्स है, जैसे कि अगर मैं आपकी डिप्रिसिएशन की बात करूं तो आपकी डिप्रिसिएशन इन द सेंस, आप सिर्फ अभी शॉर्टकट में ये समझो कि इट्स अ टाइप ऑफ द डिडक्शन, ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ द डिडक्शन ऑन एसेट्स विच यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। जैसे कि आपका एक घर, हम आपका घर मान लेते हैं, बिल्डिंग है, ठीक। अब वो बिल्डिंग आप अपने बेनिफिट, मतलब अपने बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हो, सो अब उसका डिप्रिसिएशन हो रहा है, लाइक उस पर डिडक्शन होगा। एंड जो डिप्रिसिएशन होता है वो टेंजिबल फॉर्म में भी होता है, इनटेंजिबल फॉर्म में भी होता है। जैसे कि डिप्रिसिएशन लाइक डिडक्शन आपके बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट एंड टेंजिबल है, वो इनटेंजिबल में आपके पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, ये सारी चीजें आती हैं, तो उस पर भी आपका डिप्रिसिएशन लाइक आपके डिडक्शंस होते ही है। ओके, अच्छा यहाँ पे डिडक्शन किस फॉर्म में हो रहा है? एनीवन हैव एनी आइडिया? सर ईयरली, सर जब हमारे पास बिजनेस करने के लिए फिक्स एसेट होती है, एक लोग बताइए कोई। सर जैसे कोई प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी हर साल, जैसे आपने बिजनेस के लिए कार खरीदी, वो हर साल डेप्रिसिएट होता है 20%। जैसे हम इंश्योरेंस कराने के पहले भी देखते हैं ना, वो डेप्रिसिएट करते हैं, परसेंटेज वाइज वो कम होता है। सर फिक्स एसेट लाइक प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, लेकिन सर वो ट्रेडमार्क हमेशा हर साल में, ट्रेडमार्क और ये सब तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं होगा। तो ये इसकी एसेट की यूज करने के बाद वैल्यू कम होती है टाइम के साथ, तो उसमें हम डेप्रिसिएशन 10, 15, 20% अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू हर साल कम करते जाते हैं। वो डेप्रिशिएट होती है वैल्यू, वही होता है डेप्रिसिएशन।
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जैसे कि सर इसमें मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि डेप्रिसिएशन में एनी एसेट्स ड्राइव इन अ बिजनेस that asset have the some life cycle, so we think about that asset life cycle will be over after that prescribed time, so that based on that life cycle we should depreciate, but regarding that income tax different rate is defined to depreciate that assets, but company act also रेट एंड परसेंटेज भी है शायद उस पर। so based on the asset life cycle, that asset value will be depreciated. Suppose we have purchased one asset above the 1 lakh rupees, so that value is the 10 years. So in that case, every year we have to depreciate 1 lakh rupees. Absolutely, sir. And more importantly, what you have to mention your definition section 32, and after आवाज नहीं आ रही सर, कट रही है आपकी। अच्छा, अब वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है। और दूसरा टेंजिबल वाला बताना कैसे डिप्रिशिएट होता है। एक्चुअली सर होता ये है ना कि यहाँ पे जैसे कि आपको फिशरीज का लाइसेंस है, सॉरी फिशरीज का फ्रेंचाइजी आपको कोई मिली है, ठीक है, तो मतलब इसमें ये कहने का मतलब है कि दैट कैन बी डिप्रेसिएशन, ओके, बट वही अरे मे बी क्या इस पे डिप्रेसिएशन लाइक उसकी वैल्यू कम हो सकती है बट वो हाई भी हो सकती है। अगर उसकी वैल्यू कम हो रही है तो डिप्रिसिएशन उस पर लगेगा, लाइक उस पर उसका डिडक्शन होगा। जैसे कि आपने कोई पेटेंट खरीदा, ठीक, अब वो आपने 2 करोड़ में आपने खरीदा उसका, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो इंक्रीज होगा, हो सकता है लॉस में चले, वो अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब डिप्रिसिएशन तो उस पर करना पड़ेगा। सो इट्स डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि डिप्रिसिएशन आपका टेंजिबल एसेट्स पे भी लगता है, इनटेंजिबल पे भी लगता है, लेकिन टेंजिबल पे कंफर्म लगता है, लाइक बिल्डिंग है तो पुरानी होगी, मशीन है पुरानी होगी, प्लांट है पुराना ही होगा, ठीक है। अब वो एक्सेप्शन, कुछ बात एक्सेप्शन अलग होता है, लाइक एंटिक पीस है या किसी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी का है तो एंटिक पीस होने की वजह से वो कॉस्टली बिक जाए तो बात की बात है, बट कैजुअली आपका टेंजिबल एंड इनटेंजिबल दोनों एसेट्स पे लगेगा, ठीक। बट हाँ एक्सेप्शन हो सकता है कि अगर वैल्यू बढ़ गई इंटेंजिबल में तो नहीं लगा, ओके। आप कोई आप बिजनेस रन कर रहे हैं, हो सकता है ना कि बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, आप उसे सेल आउट किए और आपका बिजनेस का जैसे आपने लगाया 1 करोड़ पर डिप्रिसिएशन होने के बाद 80 लाख में आपको बेचना पड़ा क्योंकि आपको उसमें लॉस हो रहा था, तो इट्स डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस, ओके, बट इट कैन बी इम्पोज ऑन टेंजिबल और इनटेंजिबल बोथ थिंग्स। अब इसके कुछ कंडीशंस है, लाइक जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस लिखते हैं तो उसे एक्सप्लेन करना पड़ता है, डेफिनेशन क्लॉज में काम चलता बस। तो डिप्रिसिएशन के लिए मतलब एक एसेट्स हो, वो किसी उस पे किसी का ऑनरशिप हो, ऑनरशिप में को ऑनर भी हो सकते हैं, लाइक मोर देन 1 ऑनर भी हो सकते हैं, वो फॉर द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन यूज हो रहा था, एसेट्स बीइंग इन यूज, लाइक उस एसेट्स मतलब यूजेबल नेचर में था इसलिए उसका प्रीवियस ईयर में यूज किया गया, एंड देन वो चीज डिप्रिसिएशन के कैटेगरी में आई। तो ये आप मतलब कि इसके कंडीशंस है, ऑनरशिप एंड यूज फॉर द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, एंड थर्ड वन इज एसेट बीइंग इन यूज, लाइक वो यूजेबल नेचर में है, एंड देन दैट इज पार्ट ऑफ द डिप्रिसिएशन, ओके। एंड फर्दर इसमें जैसे कह रहा है कि मेथड ऑफ द डिप्रिसिएशन है, बेसिक ऑफ द डिप्रिसिएशन, ये सारी भी हेडिंग लिखोगे तो अब जैसे कि मेथड में यहाँ पे मेंशन है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे 5%, नॉन रेजिडेंशियल पे 10, अब वो तो डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे स्लम करके जा रहे हो, ये तो एग्जैक्ट सारे परसेंटेज मतलब दिया गया। इंटेंजिबल पे मैक्सिमम 25 हो सकता है, मशीनरी प्लांट पे कितना होगा वो भी यहाँ पे मेंशन है, मतलब एक फॉर्मेट वाइज, बट ये वही है ना कि फिक्स नहीं है, स्टेट टू स्टेट एंड इन एनी स्पेशल लॉ इट कैन बी ऑल चेंजेबल नेचर, ओके। तो ये सारी चीजें हैं, एंड इसके अलावा और जो आप सबके डाउट क्वेश्चंस हो वो आप पूछते जाइए। सर ये डेप्रिसिएशन की जो अप्लाई होगा वो कौन सी डेट से होगा सर? अगर बिजनेस में लेके आते हैं तो कब से मानेंगे? बिजनेस में लाते ही होगा सर ये वाला, या फिर मतलब जब कब से माना जाएगा डेप्रिसिएशन का रेट? प्रीवियस ईयर देखा जाता है, जैसे कि प्रीवियस ऐसे आप समझो कि ईयर जैसे 20 साल अगर यूज हुआ, ठीक है, तो उसकी मार्केट प्राइस निकाली गई, फिर 20 साल आपने यूज किया तो अब 20 साल यूजेबल, लाइक जो भी मतलब सर्कमस्टांसेस एंड केस टू केस मतलब डिपेंड करेगा, उस हिसाब से कम होगा, लेकिन वो आपका एक फाइनेंशियल ईयर मानते हैं, जैसे कि 1 अप्रैल टू 30।
सपोज कि सर मैं अपना जो एसेट्स लेके आया वो 1 जुलाई को लेके आया, तो फर्स्ट उसका उस पर सर मैं पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा या फिर जो है 6 महीने का लगाऊंगा या 9 महीने का सर? सर एक्चुअली ईयरली डेप्रिसिएशन, जैसे मान ले एग्जांपल हम एक ले लेते हैं, ईयरली डेप्रिसिएशन जैसे यहाँ पे लिखा है रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक, वो 5% है, ठीक, तो 5% तो चलो आपका ईयरली डेप्रिसिएशन लग गया। अब आपने जुलाई में लाया तो जुलाई इन द सेंस कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6 मंथ आपने और यूज किया, तो 6 मंथ का मतलब 2.5% हो रहा है, तो वो भी आप वो लगा सकते हैं, बट इट्स अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अगर वो 6 महीने का लगाना चाहे डिप्रिसिएशन, so it's a discretionary power of that appropriate authority that can impose depreciation on your assets. सर ये जो बता रहे हैं ना कि 1 जुलाई को अगर हमारे बिजनेस में प्रॉपर्टी एंटर करती है तो ऑलरेडी 1 अप्रैल से 1 जुलाई तो वो डेप्रिसिएट होके ही आएगी ना हमारे पास, तो इसलिए बैलेंस टाइम का ही लगेगा जो हमारे पास है, क्योंकि जहाँ से भी आई है वो इस मतलब इस ईयर के अंदर वो 1 अप्रैल से जो जुलाई तक है वो तो डिप्रिसिएट होके ही मार्केट वैल्यू आएगी ना जिस दिन वो हमारे बिजनेस में एंटर करेगी। तो रमेश जी क्वेश्चन यही था कि सर ऐसा है शायद मेरे ख्याल से, जैसे आदमी जन्म लेता है ना तो हर बर्थडे एज कमता जाता है। बिल्कुल सही बात है, वैसे वो भी है, बिल्कुल सही आपने बोला, उसी तरह ही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। रिमेनिंग मंथ डिवाइडेड बाय 12 ये मेथड है। ठीक है, ये भी सही है, कोई बात नहीं, ये क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं कि और कवर करते हैं कि पुट टू यूज जिस डेट में वो आपका बिजनेस अपने को पुट टू यूज दिखाएगा उस डेट से और फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग उसका रहेगा। अगर मैं 1 जुलाई को लेके आया और मैंने उसका पुट टू यूज 1 सितंबर से किया तो 6 महीने का ही लगेगा, न कि 9 मंथ का। तो पुट टू यूज का सर्टिफिकेट इश्यू करना पड़ेगा उसको। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस सर? किसी को और कुछ डिस्कस करना है? सर इसमें जो कॉन्सेप्ट आपको टफ लगता है वो बस एक बार बता दो, क्योंकि हमें तो उतना पता नहीं चल पाएगा ना। एक्चुअली देखिए, मैं अपना बताऊं, जैसे मैं पढ़ता हूँ तो मैं बता रहा हूँ। पहले जैसे पढ़ाई का एक तरीका होता है, जैसे हम घर बनाने जाते हैं तो ऐसा नहीं कि एक साथ कमरा पूरा तैयार करते, नहीं, पहले हम न्यू डालते हैं, ठीक है, फिर पिलर हम उठाते हैं। अब पिलर उठ गया मतलब कि आपकी वो चीज पोजीशन में आ गई, आपका कोई आप पे मतलब वो कोई कब्जा नहीं कर सकता, अपने हिसाब से कर चढ़ी होती है। तो क्या गया, ठीक, तो पहले तो आपको उस वर्ड की मीनिंग एक्यूरेट पता होना चाहिए, ठीक। जानते हैं तो अच्छे से कि डेफिनेशंस अगर आपको पता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है टॉपिक के रिगार्डिंग, हेडिंग वाइज अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उससे एसेंशियल में आप उससे आपसे कुछ कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को शॉर्ट में लॉन्ग क्वेश्चन। सर ये आवाज कट गई पूरी, 1-1.5 मिनट से आवाज कट गई आपकी। अरे बाप रे, अब आ रही है? नहीं, अभी भी कट रही है सर, 1-1.5 मिनट से कट गई सर सारी बातें। अब कैसी आवाज आ रही है? हाँ जी, अब ओके। कहाँ तक सर आप सबने सुना था? सर कहाँ तक आप सब सुने थे? सर उसके बाद हम सुन नहीं पाए, जब मैंने पूछा था जो टफ है वो बता दो आप। उसके अच्छा देखिए, मैं ये कह रहा था कि देखिए टफ कुछ नहीं होता है, जो चीज आपको नहीं आ रहा वो टफ है, जो आपको आ रहा है इजी है, ठीक। फिलहाल एग्जाम के लिए आप सभी सब्जेक्ट में ये ध्यान रखिएगा कि पहले तो आपको
आपके सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है, जैसे कि टॉपिक में नाम ले रहा हूँ, सैलरी हो गया, एग्रीकल्चरल इनकम हो गया, एसएससी हो गया, कैपिटल गेन्स हो गया, तो टॉपिक की डिटेल आपको नहीं पता है, कोई इश्यू नहीं है, ओके। बट टॉपिक में जैसे सैलरी दे दिया गया, कैपिटल गेन दे दिया गया, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, या ये टॉपिक एग्जैक्ट क्या कहना चाह रहा है। डिप्रिसिएशन आपने देखा तो डिप्रिसिएशन क्या कहता है, क्या कहना चाह रहा है, जैसे आप सबने समझ के मल्टीपल एग्जांपल दिए, तो वो चीज अगर आपको पता है ना, तो आपका डेफिनेशन मतलब मीनिंग क्लास आपका क्लियर हो गया, और डेफिनेशन एंड मीनिंग अगर आपका क्लियर हो गया, तो उसी से एसेंशियल एलिमेंट बनता है, उसी से कंडीशंस बनते हैं, उसी से साइलेंट फीचर्स बनते हैं, उसी से डिफरेंशिएशन बनता है, उसी से कंक्लूजन बनता है। अब डिपेंड करता है, शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप डेफिनेशन एसेंशियल एलिमेंट लिख दिए, मतलब मिडल क्वेश्चन है तो 3-4 हेडिंग और बढ़ा दिए, लॉन्ग क्वेश्चन है तो 1-2 हेडिंग और बढ़ा के कंक्लूजन आप लिख दिए, ओके। तो सबसे पहले आप में अगर 10 टॉपिक है, 12 टॉपिक है, तो टॉपिक की डीप डाउन चीजें आपको नहीं पता है, कोई इशू नहीं है। जैसे कि इसमें रेजिडेंस बोल दिया गया, तो रेजिडेंस की एग्जैक्ट मीनिंग क्या पता होना चाहिए, सैलरी की एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए। ये आप बेसिक आप पढ़ के जाओ, सिर्फ बेसिक, और फिर आप देखना आपका पेपर कितना अच्छा होता है। क्योंकि जब भी आपकी कॉपी कोई भी चेक करता है, या आप किसी कॉपी चेक करोगे, तो शुरू से देखते हो, अगर उसका पहला दूसरा स्टेप ही अगर सब कुछ सही है, तो फाइनली आपका सब कुछ सही चलता है। सर इसमें पासिंग परसेंटेज क्या रहता होगा, कितने लोग पास हो जाते होंगे इसमें? सर जनरली होता ये है ना कि सभी पास होते हैं, एलएलबी में कभी किसी भी यूनिवर्सिटी में फेल नहीं किया जाता है, बट ये रहता है कि एक आध सब्जेक्ट में वो थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेशन के लिए टारगेट करके किसी को नंबर कम देते हैं, अदरवाइज उनका वो लोग मतलब सभी को पास करते हैं, ओके। नहीं, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ सर मैं। सर इसी का बता रहे हैं, और जितने भी आपके मान के चलो कि टफ सर आप ना सर क्वेश्चन कराइए, ये सब तो एग्जाम के बाद ही ठीक लगेगा। एग्जाम दो, पास की चिंता मत करो। सर ये मुझे बता दीजिए, डबल टैक्सेशन क्या होता है, कब लगता है? कौन सा सर चीज, क्वेश्चन क्या है आपका? डबल टैक्स, जो डबल टैक्सेशन होता है वो एक्चुअल में क्या है ये, और कब लगता है? अच्छा ठीक है, ठीक। ये इस वाले सिलेबस में आपका है कि नहीं? हाँ हाँ सर है। बस एक सेकंड दीजिए, मैं चेक कर रहा हूँ कौन सा सेक्शन में आ रहा है, फिर बता रहा हूँ। सर ये 98 ये होता है जी। सेक्शन एग्जैक्टली इसका तो नहीं मिला, 98 में ना होकर के यूनिलैटरल रिलीफ करके एक दिया, ठीक है। मैं फिलहाल इसकी मतलब बेसिक डेफिनेशन पहले आपको बताता हूँ, डबल टैक्स आपका होता क्या है। सो देयर इज मेंशन this refer to the taxation of the same income twice within India under different provision, like जैसे कि आपकी एक इनकम है, उस इनकम पे 2 times टैक्स इम्पोज हुआ विद इन इंडिया, बट अंडर डिफरेंट प्रोविजंस और इन डिफरेंट हैंड्स। डिफरेंट प्रोविजन हैंड्स एक ही चीज है, मतलब कि 2 अलग अलग प्रोविजन, जैसे कि एक टैक्स इम्पोज हुआ, फिर अब एक आप जैसे कि वो लेते हैं, कोई गुड्स आप परचेस करते हैं, तो उस गुड्स पे कभी कभी आप देखिएगा तो टैक्स के अलावा मतलब एक टैक्स नहीं लगता, 2-3 टैक्स लगते हैं। सो जब भी मोर देन 1 टैक्स लग रहा है तो दैट इज अ डबल टैक्सेशन, एंड वो आपका डिफरेंट प्रोविजन में एंड विद इन इंडिया लगता है, तो ऐसा माना जाता है। और कोई स्पेसिफिक सेक्शन या इसका वो टैक्सेशन एक्ट पे तो नहीं दिख रहा है। इसका कोई एग्जांपल सर, इसका कोई एग्जांपल होगा? बता दे रहे, एक सेकंड थोड़ा देखना पड़ेगा सर। जैसे कि अगर हम बाहर से कोई गुड्स वगैरह जो होते हैं इंपोर्ट करते हैं, तो एक तो उस पर कस्टम ड्यूटी वगैरह लगती है, और फिर जब इंडिया में वही चीज
परचेज की जाती है, तो उस पर भी इंडिया के टैक्स वगैरह लगते हैं? एक सेकेंड, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि सपोज एन इंडियन रेजिडेंट वर्क फॉर अ कंपनी इन यूनाइटेड स्टेट। जैसे कि अब इंडियन कोई है और वर्क फॉर अ कंपनी, मतलब एक ऐसे कंपनी के लिए काम कर रहा है जो यूएस में है, एंड अर्न इनकम देयर, वहाँ पे इनकम वो मतलब किया विदाउट अ डीटीएए। अभी डीटीए क्या होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। सो दिस इनकम कुड बी टैक्स्ड इन द यूएस where it is earned and in India based on the residential global income. However, due to India US DDTA, the agreement would be specify which country has the primary right to tax income and however other country, मतलब ये भी उसी का है जो हमारा टैक्सेशन है ना, टैक्सेशन हमारा इंटरनेशनल लेवल पे भी मतलब बात कर रहा है कि अगर कोई इनकम आपने यूएस में, कनाडा में या XYZ किसी भी कंट्री की किसी भी कंपनी में अर्न किए, तो अगर जैसे वहां मान लेते दुबई में आपको एक कंपनी में आपने अर्न कर लिया 1 करोड़ पर एनम, 1 करोड़ आपने वहां अर्न किया, वहां पे आपने टैक्स दिया 10 लाख रुपए, 90 लाख रुपए आपका हुआ। अब वो आप 90 लाख रुपए आप इंडिया में ला रहे हो एज अ इनकम के फॉर्म में, इनकम शो करके ला रहे हो, तो अब जो भी टैक्स स्लैब में आपका वो 90 लाख रुपए आएगा वो आप पे टैक्स इम्पोज होगा। दैट इज एग्जांपल ऑफ द डबल टैक्स या डबल टैक्सेशन। ओके, और ये जो आपका इंटरनेशनल लेवल वाली चीजें दी गई है, दैट इज गिवन सेक्शन 19 एंड 19 कैपिटल ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। 90 and 90 कैपिटल ए, 90 कैपिटल ए, मतलब मेन यही है। तो सर इस पे क्या मतलब डबल टैक्स लग जाएगा सर? अगर एक सपोज कोई बंदा है, एक्चुअली सर होता ये है कि हर कंट्री का अपना अपना लॉ है, ठीक। तो आप अदर कंट्री में जो अर्न किए, जो टैक्स दिए, उससे इंडिया से मतलब नहीं है, ठीक। जैसे मैंने बताया ना, सऊदी अरब में आपने 1 करोड़ अर्न किया और वहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग कि आप अगर 1 करोड़ अर्न करते हो तो 20% टैक्स देना है। वहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग तो आपने 20% टैक्स दिया, ये इंडिया का मैटर नहीं है, क्योंकि वो वहाँ के लॉ का मतलब था, और वहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग आपने 20% दिया या 10%। अब 10% मतलब उसे इनकम शो करके आप इंडिया में लाते हो, तो उस पर जो भी टैक्सेबल का पार्ट हो सकता है वो आप पे इम्पोज किया जाएगा, और वो आपको पे जो भी इम्पोज होगा, जैसे कि अगर इंडिया में 10%, 20% टैक्स वाले जितना भी ले रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से डिडक्ट करेंगे। जैसे कि मान लेते 20% अदर देन सैलरी भी होगा सर, अदर देन सर सैलरी भी होता है, जैसे सर इसका सिंपल कुछ भी हो सर, कुछ भी हो। हाँ सर, आप कुछ बोल रहे थे, आप बोलिए सर। इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि कभी भी हम कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो रॉ मटेरियल बाय करते हैं, उसमें हम जब भी रॉ मटेरियल खरीदते हैं उस पर जीएसटी लगता है। तो जब फाइनल प्रोडक्ट आता है उस पर दोबारा जीएसटी लगता है, लेकिन उस डबल टैक्सेशन को, वो डबल टैक्सेशन हो गया, उससे बचने के लिए हम क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो वो डबल टैक्सेशन होता है कि अगर 2 बार सेम काइंड ऑफ टैक्स लग गया, वो डबल टैक्सेशन है सर। सर यहाँ पे जो डबल टैक्सेशन की बात करी जा रही है वो होता है कि जैसे कुछ कंट्री से हमारा टाई अप होता है कि अगर वहाँ पे इनकम हो रही है तो इंडिया गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लेगी, लेकिन कुछ कंट्री में होता है कि जैसे आपने वहाँ से इनकम करी तो वहाँ भी लगा और वापस आके इंडिया में भी लगेगा। तो सर ये इनकम टैक्स नहीं, सारे टैक्सेस की बात हो रही है। ये डबल टैक्सेशन मेनली बिजनेस उस पे चलता है, ये जीएसटी नहीं, ये भी तो अभी सर बताए ना, कैपिटल ये वाला होगा भी डबल सही है, टैक्स। ये वाला भी कौन होता है। जो आप जीएसटी बता रहे हो उसमें तो रिफंड मिल जाता है ना, जो भी होता है वो डबल टैक्सेशन हुआ ही कहाँ। सर वही प्रोसेस है, डबल टैक्सेशन से बचने के लिए हम क्रेडिट लेते हैं और वो रिफंड होता है, ये डबल टैक्सेशन से बचने के लिए। और डबल टैक्सेशन इसी को बोलते हैं कि 2 बार टैक्स लगता है, लगा दिया आपने फिर रिफंड लिया। चलिए कोई बात नहीं, ये हो गया। और किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, अदरवाइज वैसे हो चुका है टाइम। आप सब अगर फिर भी जैसे किसी को क्वेश्चन पूछना रहेगा तो आप व्हाट्सएप पे टाइप कर देना,
उसे आंसर फॉर्म में मतलब मैं कल तक भेज ही दूंगा। जो भी आप सब मतलब रात तक कोई क्वेश्चन टाइप करते तो व्हाट्सएप पे टाइप कर देना, मैं कल तक वो भेज दूंगा आपको, पहली चीज। एंड इसके अलावा देखते हैं, अगर वो क्लास हो जाएगी तो आप सब क्वेश्चन के फॉर्म में बनाए रहिएगा, जो और क्वेश्चंस रहेंगे बस कर लेंगे। सर ये नोट्स जो आपने बनाए हुए हैं ना, क्वेश्चन फॉर्म में से शेयर कर दो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर ये डिडक्शन भी है क्या हमारे सिलेबस में? डिडक्शन नहीं सर, डिप्रेशिएशन वो था, मतलब डिप्रेशिएशन जो क्या नाम है कि प्रॉपर्टी होता था वो वाला था। ये जो डिडक्शन होता है ना इनकम टैक्स के बाद में जो लगता है इनकम पे, वो वाली भी सिलेबस में क्या हमारे? नहीं वो तो नहीं दिखा फिलहाल। ओके, थैंक यू टू एवरीवन। सर ये एग्जाम अभी कंटिन्यू रहेंगे या कैंसिल होंगे सर?